चलें प्यादे टेढ़ी चाल दृश्य 8। रिया के जाने के बाद ऋषभ जयराम को बुलाता है। जयराम पास आकर, कहिए साहब। ऑफिसर, जयराम हम जरा वॉशरूम होकर आते हैं, जब तक बाहर ना आए यहाँ कोई ना आने पाए। जयराम मुस्कुराकर, आप बेफिक्र होकर हल्के होकर आइए साहब, मैं यहाँ किसी को घुसने नहीं दूंगा। यह सुनकर ऋषभ मुस्कुराता है और विंग में जाता है। ऋषभ के जाने के बाद जयराम स्वयं से बात करते हुए, चलो हम भी ज़रा हल्के हो लें, और फिर ज़ोर से गैस पास करता है। फिर एक राहत की सांस लेता हुआ कहता है, ओहो हो, कितनी गैस फंसी हुई थी, पाद कर कितना आराम आ गया। तभी विंग में से जसवीर का प्रवेश। जसवीर को जैसे बदबू सी आ गई हो। अपना नाक बंद करता हुआ जयराम से जसवीर, ओह हो, अरे यार इतनी सड़ी बदबू, लगता है ये तुम्हारा ही काम है। जयराम, कहाँ साहब, मैं कोई ऐसी सड़ी बदबू निकालता हूँ, ये तो ऑफिसर अभी ये काम करके गए हैं, तभी तो वॉशरूम गए हैं हल्के होने के लिए। हाँ, आपको हमसे कोई काम था या साहब से? जसवीर, नहीं साहब से तो कोई काम नहीं था, तुमसे ही काम था। जयराम समझ गया, फिर वही काम होगा। जसवीर, बिल्कुल वही। जयराम, तो जसवीर तो वक्त निकाल कर जाना बाहर, जो टॉयलेट बना हुआ है सरकारी, वहाँ तुम्हें एक नीली शर्ट और पैंट वाला गरीब सा नज़र आने वाला व्यक्ति नज़र आएगा, उसी से मिलना है। जयराम, गरीब सा? कहीं वो गरीब असल में ही गरीब दास तो नहीं, मतलब गरीब बंदा तो नहीं? जसवीर, बंदा तो गरीब ही लगता है, तुम उससे मिलो, समझ गए ना? जयराम, समझ तो गया, लेकिन साहब ये गरीब मार अच्छा नहीं लगता। जसवीर, उसका काम भी तो करना है हमें, और काम के बदले में दाम भी चाहिए। तुम्हें तो पता है कि बिना दाम लिए हम कोई काम नहीं करते। जयराम, आज साहब ये काम आप खुद ही कर लेते। जसवीर, अरे आजकल किसी का कुछ पता है, अगर रेड डलवा दी तो समझते हो, तुम समझते हो। जयराम, लेकिन मुझे तो यह सोच कर ही बुरा लग रहा है कि एक गरीब आदमी जो पता नहीं कहाँ से पैसे लेकर आया होगा, उससे हम रिश्वत ले रहे हैं। जसवीर, अब ज़्यादा हातिमदाई बनना छोड़ो और वक्त निकाल कर माल लेकर आओ। वैसे साहब तो देर लगाएंगे, तुम बाहर हुआ थे उसके पास, तुम्हारा वो आज अंग्रेजी का अधा पक्का है। जयराम जाने लगता है, जसवीर उसे रोकता है, बोलता है, जयराम रुक। जयराम, तो आपके मन में भी दया आ गई। जसवीर, दया? अरे घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? जयराम, साहब घोड़े ने घास जरूर खानी है, चने खाए। जसवीर, अब ये बतौलेबाजी छोड़ो, ये बात बताओ कि रिया मैडम ये जो अभी ऑफिसर के पास एक फ़ाइल लेकर आई थी, पता है वो फाइल कैसी थी? जयराम,
आपकी जासूसी तो पूरे दफ्तर में मशहूर है, चर्चे हैं आपको ये भी नहीं मालूम जसवीर, हमारी जासूसी का मेन सोर्स तो तू है, तभी तो हम तुझे ऐश करवाते हैं। ये बता, तुझे कुछ पता चला उस फाइल के बारे में? जयराम: वो ग्रांट्स की फाइल थी। रिया साहब से बता रही थी कि प्लानिंग बोर्ड से जसवीर उसकी बात काट कर 11 लाख की ग्रांट आई है। पता है मुझे, जो 31 मार्च तक खर्च करनी है, यही ना जयराम? हाँ जी यही। जसवीर: तू अब जा, और हाँ, उस स्वतंत्र और जुगल को जल्दी यहाँ भेज। हम इस अफसर से मिलें और अपना एक्शन प्लान तैयार करें। अगर बात बन गई तो जयराम, आज तुम्हें सिटी हार्ट में डिनर करवाएंगे। डिनर के साथ स्कॉच का पैग भी लवाएंगे। जयराम खुश होकर: मैं अभी उनको भेजता हूँ, कहकर विंग में जाता है। जयराम के जाने के बाद जसवीर ऑफिसर के टेबल के पास आता है। टेबल पर नज़र दौड़ाता है और उस पर रखी फाइल पर उसकी नज़र पड़ती है। इधर उधर देखता है, फिर जल्दी से फाइल उठा लेता है और उसको खोलकर पढ़ता हुआ मुस्कुराता है और अपने आप से बोलता है: जसवीर, यस, ग्रांट्स की फाइल। तो अब इस ऑफिसर को कहें कि वो हम तीनों की परचेजिंग कमेटी बनाए। तभी विंग में से स्वतंत्र और जुगल का प्रवेश। स्वतंत्र जसवीर को देखकर थोड़ा सा नाराज स्वर में: अबे ऊत, ये क्या फाइल उठाए खड़ा है? अगर ऑफिसर ने देख लिया तो तू चार्जशीट पक्का। जसवीर फाइल वापस टेबल पर रखता हुआ कहता है: ये मुझे चार्जशीट करेगा, महाप्रभु से कहकर इसे बॉर्डर नहीं दिखा दूंगा। स्वतंत्र: हाँ, वो जयराम कह रहा था तूने हम लोगों को बुलाया है, बात क्या है? जसवीर फाइल की ओर इशारा कर: ये फाइल देख रहे हो, ग्रांट्स की फाइल है। स्वतंत्र: ओह, तो रिया ग्रांट्स को खर्च करने का प्रपोजल लेकर आई होगी। जुगल: फिर तो सर से कहें वो जल्दी से जल्दी हम लोगों की परचेजिंग कमेटी बनाए। स्वतंत्र: और क्या, और उस फर्नीचर वाली कंपनी का रोज़ मुझे फ़ोन आता है कि कब हम उनसे फर्नीचर खरीदने का ऑर्डर दे रहे हैं। जुगल: फिर तो उन्होंने तुझे एडवांस भी दे दिया होगा। स्वतंत्र: ऐसे कैसे बिना ऑर्डर के एडवांस दे देंगे? अगर दिया होता तो तुम क्या समझते हो, मैं अकेला डकार जाता और तुम्हें तुम्हारा हिस्सा ना देता? तभी विंग में से एक रुमाल से हाथ साफ करते हुए ऋषभ का प्रवेश। ऋषभ उन तीनों को देखकर: तुम तीनों अभी गए थे, फिर आ गए? स्वतंत्र: आना पड़ा साहब जी, वो रिया मैडम बोल रही थी आपने हमें बुलाया है, इसलिए चले आए। ऋषभ: हमने तुम्हें बुलाया है? वो किस लिए भाई? स्वतंत्र: रिया मैडम आपको वो ग्रांट्स की फाइल देकर गई है ना? ऋषभ: हाँ, फाइल तो देकर गई हैं। स्वतंत्र: उस ग्रांट्स को खर्च करने के लिए परचेजिंग कमेटी बनानी है, ऐसा रिया मैडम ने कहा था। ऋषभ: परचेजिंग कमेटी? स्वतंत्र: हाँ जी, वो पहले ऑफिसर था ना आपसे पहले, उन्होंने परचेजिंग कमेटी बनाई थी, लेकिन रिया मैडम ने कैंसिल कर दी। कह रही थी कि नया ऑफिसर आएगा, वही नई कमेटी बनाएगा। साहब कमेटी बनाइए, आपको मोटा कमीशन दिलवाएंगे। ऋषभ: कमीशन? स्वतंत्र: जी, सोचिए 11 लाख की 11% कितना हुआ? जुगल: सर जी, जल्दी से जल्दी हम 3 लोगों की परचेजिंग कमेटी बनाइए और फर्नीचर खरीदने का ऑर्डर प्लेस कीजिए। ऋषभ: चलो इसके लिए रिया मैडम से बात करते हैं,
उसे हमारे कैबिन में भेजो। यह सुनकर तीनों चौंकते हैं। स्वतंत्र, सर जी, रिया मैडम से क्या बात करनी है? ऋषभ, अब ये तुम हमें बताओगे। चलो जाओ, उसे हमारे कैबिन में भेजो। स्वतंत्र, सर जी, आपको कहा था ना, उससे बच कर रहिए, वो पूरा कलयुग की अवतार है। अवतार ही गया, पूरी कलयुग है। ऋषभ, और तुम? स्वतंत्र, साहब जी, मैं सतयुग हूँ। जसवीर की ओर इशारा कर, ये त्रेता युग है। और फिर जुगल की ओर इशारा कर, ये द्वापर युग है। हम जैसे नेक और ईमानदार अपने ऑफिसरों की जेबें भरने वाले और कहाँ मिलेंगे? ऋषभ, अच्छा, अब जाओ और रिया को हमारे कैबिन में भेजो। स्वतंत्र, जी अच्छा, कहकर बाहर की ओर जाता है। उसके पीछे जसवीर और जुगल भी जाते हैं। ऋषभ अपनी कुर्सी पर बैठता हुआ, सत्ययुग, त्रेता और द्वापर, मुझे तो ये तीनों घोर कलयुग लगते हैं। यहाँ समाप्त होती है हमारी कड़ी 8। 9 कहेंगे कल को। तब तक नमस्कार, नमस्कार।